हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस जो बुक होती है बिहार बोर्ड में, उसका चैप्टर नंबर 2 इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तो सबसे पहले स्कैनिंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है पर्यावरण का अध्ययन या सूक्ष्म अध्ययन। अब पहला क्वेश्चन आता है कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है या पर्यावरण का सूक्ष्म अध्ययन क्या होता है। तो किसी भी चीज़ को अगर बारीकी के साथ गहनतापूर्वक अगर कोई चीज़ का अध्ययन किया जाता है, उसके हर एक शब्दों को, हर एक चीज़ों को ध्यान से देखा जाता है, तो उसको गहन अध्ययन कहते हैं या सूक्ष्म परीक्षण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बोला जाए तो ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ एन एनवायरमेंट इज चेक्ड और वेरीफाइड और सर्च डीपली इज कॉल्ड इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अब इन्वायरमेंट को दो तरह से बांटा गया है ऑर्गेनाइजेशन के एरिया से। पहला इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है वैसा इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्री के अंदर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई, ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ, ऑर्गेनाइजेशन के सारे पॉलिसीज़, ये सबको मिला करके आता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब होता है वैसा इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का है, लेकिन उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं समाज, दूसरा है पॉलिटिक्स, तीसरा है जो आदमी इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो चीज़ों की ज़रूरत है इस व्यवसाय को, रिसोर्सेज की, संसाधनों की, वो सब वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय इन्वायरमेंट। अब आते हैं बात दूसरे पॉइंट की। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या होते हैं। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का फैक्टरिंग क्या होता है जो इसको इफेक्ट डालता है। तो पहला होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब है सीधा सा पैसा। ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है पैसे से, और उसके हर एक एक्टिविटी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो खुद का पैसा हो, किसी से लिया हुआ हो, गवर्नमेंट से लिया हो, गवर्नमेंट से सहायता मिला हो, लेकिन पैसा से शुरुआत होता है। इसके अंदर में 3-4 पॉइंट ज़्यादा जिक्र किया गया है। पहला है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है आर्थिक विकास अगर हो रहा है, अगर हाई पे है, जैसे मान लीजिए यूएसए में, अगर अमेरिका में आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो अब अमेरिका में व्यवसाय शुरू करने जाइएगा तो जो पैसा इंडिया में 10 लाख लगेगा, तो अमेरिका में आपका 1 करोड़ हो सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से विकसित हो चुका है। तो वहाँ के जितने भी कस्टमर्स हैं, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉई हैं, उनका जो सिनेरियो है, उनका जो थिंकिंग वो अलग है। तो उस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। दूसरा होता है आर्थिक नीतियाँ या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की जाती है। गवर्नमेंट बताती है कि किस सेक्टर में कितना फ़ायदा देगी, कितना सहायता करेगी, तो वो सारा चीज़। उसके बाद होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप कितना कमाते हो उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब क्या है, कभी कभी व्यवसाय में एक्चुअली खुद का पैसा ना लगा के लोग बाहर से पैसा लेकर के इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसा है तो उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका रेट कैसा है। फिर उसके बाद जो कमा रहे हैं पैसा, उसमें गवर्नमेंट टैक्स के रूप में कितना ले रही है, वो भी व्यवसाय के इन्वायरमेंट को स्कैन करते समय प्रभावित करता है। तीसरा जब आता है तो वो होता है मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन का मतलब होता है किस मार्केट में आप काम कर रहे हो। एक ऐसा मार्केट जिसमें सिर्फ आप ही वो काम कर रहे हैं, बहुत सारा व्यक्ति काम कर रहा है, तो इसके आधार पे भी आपका पैसा या आर्थिक स्थिति देखा जाता है, या कितना पैसा लगाया जाए ये देखा जाता है। दूसरा है सोशल फैक्टर। किस सोसाइटी में आप इस व्यवसाय को शुरू किए या करना चाहते हैं, तो उस सोसाइटी का भी अध्ययन होना जरूरी है। और वो सोसाइटी भी, मतलब वहाँ पे कास्टिज्म क्या है, रिलीजन क्या है, ये सारा चीज़ आपके व्यवसाय को प्रभावित करेगा। तीसरा होता है पॉलिटिकल फैक्टर। जो आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं उसका पॉलिटिकल व्यू कैसा है। पॉलिटिकल व्यू मतलब नेता लोग कैसे सोचते हैं, उसके बारे में क्या पॉलिसी बना है। जैसे मान लीजिए एक बिहार में, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। बिहार में दारू बंद है, हालांकि दारू लीगली बंद है। इसका मतलब है कोई दारू का व्यवसाय करने जाएगा तो सबसे पहले पॉलिटिकल सिनेरियो को देखेगा, तो क्या बोलेगा कि ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी फैक्टर। जो व्यवसाय हम लोग करना चाह रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी कैसा लगने वाला है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप जैसे टेलीकॉम सेक्टर में जा रहे हैं, मतलब आप नेटवर्क प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आजकल नेटवर्क 4G चल रहा है, हो सकता है अगले 5G आएगा, 6G आएगा, 7G आएगा, 8G आएगा। तो आप जैसे इंटर कर रहे हो ना, तो उस इन्वायरमेंट का फैक्टर आपको इफेक्ट करने लगता है, टेक्नोलॉजी का कॉस्ट आपको इफेक्ट करने लगता है। फिर उसके बाद आता है लीगल फैक्टर। जो काम आप करने जा रहे हो लीगली
लीगल रूप से है कि नहीं, मतलब क्या है, आपको इलीगल घोषित तो नहीं ना किया जाएगा, तो ये भी इन्वायरमेंट स्कैनिंग को प्रभावित करता है। कस्टमर फैक्टर, आप ऐसा व्यवसाय करने जा रहे हैं जहाँ पे कस्टमर ही नहीं मिलने वाला, तो ऐसा व्यवसाय करके क्या फ़ायदा होगा, तो कस्टमर भी प्रभावित करता है। कंपटीशन, मान लीजिए इकलौता अगर आप किसी व्यवसाय को शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इकलौता नहीं करने जा रहे हैं, बहुत सारा पहले से है, फिर आप कर जा रहे हैं, तो वो भी आपको आपके इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाला है। उसके बाद है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, तो हम लोग बात कर लिए। डिफ़िकल्टीज़ क्या आता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग में, तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग में सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी जो आता है वो होता है ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचनाओं का भरमार लगा रहता है, कौन सा सूचना आपके लिए बेस्ट है ये चुनना आपके ऊपर निर्भर करता है। थोड़ा सा गलती हुआ आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। दूसरा, फेल टू कवर इन्फ्लुएंस द मैटर फॉर द फ्यूचर, भविष्य में जो होने वाला है वो भी आपको अभी सोचना है। अगर आप उसको सोच नहीं पाते हो तो आपका व्यवसाय में प्रॉब्लम भविष्य में होने वाला एकदम संभव है। तीसरा है एक्सेस फोकस करना ऑन रिलेवेंट इन्वायरमेंट, मतलब जैसे इंडिया को अगर देखा जाए ना तो हम लोग एक तरह से फॉलोअर हैं, विदेश में कुछ होता है उसका प्रभाव अपने यहाँ पड़ जाता है अपने यहाँ, मतलब वहाँ का सिनेरियो चेंज हो रहा है। जैसे पाकिस्तान आज अटैक कर देगा, इंडिया का माहौल गर्म हो जाता है, व्यवसाय का माहौल गर्म हो जाता है। व्यवसाय करते समय तो आप ये नहीं ना देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट पाकिस्तानी यूज़ कर रहा है, चाइनीज़ यूज़ कर रहा है या चाइना का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी देखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, एक बहुत बड़ा बाधा हो जाता है। उसके बाद है फार फ्रॉम रियलिटीज़, कभी कभी ना हम लोग सोचते हैं ना तो बड़ा अजीब सा दिमाग काम करता है, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वास्तव में क्या वो संभव है? ये होता है बिजनेस। संभव है तो आप कर सकते हो, नो डाउट, एकदम फुल फ्लेज में और आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर संभव नहीं है तो उसको चुनना, उसको समझना, उसको सुनना बेकार है। फिर नेक्स्ट आते हैं, जो अगला पॉइंट है वो है नेचर ऑफ इंटरप्रेन्योरियल जो होता है इन्वायरमेंट, उसको मतलब उद्यमशील जो वातावरण है उसकी प्रकृति क्या होते हैं। मतलब आप इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हो, मतलब क्या है कि आप बिजनेस को आइडिया देने वाले हो, नया आइडिया या उससे शुरुआत करने वाले हो कोई चीज़। इसका मतलब क्या है कि आप रिसर्चर हो तो आपको क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ सकता है। तो पहला फेस करना पड़ता है इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मिसमैच। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट तो आप कंट्रोल कर सकते हो, बाहर का इन्वायरमेंट आपके मुताबिक से नहीं चल सकता है, तो उसका एक्सपेक्टेशन आपको होना चाहिए। दूसरा आता है फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। आप जिस इन्वायरमेंट में हो, देखिए इंसान एक्चुअली ना बिज़नेस सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, क्योंकि बिज़नेस में इंसान को खरीदा बेचा जाता है। सही सुने आप लोग, इंसान को खरीदा बेचा जाता है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं है, उसको बेचना पड़ता है। मतलब सामने वाले को इस तरह से आप कन्विंस कर रहे हैं कि वो खरीदने के लिए रेडी हो जाए आपके प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट को अगर खरीदने के लिए रेडी हो गया, इसका मतलब है उस इंसान को आप उस प्रोडक्ट के लिए खरीद लिए। इसीलिए मैं बोला हूँ कि इंसान को खरीदा बेचा जाता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट तो घर में पड़ा रहता है। सोच जहाँ इंसान का खरीद लिए आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो ये है फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट का। मैनेजिंग रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस आपको लगा, आप जिस समय आइडिया जनरेट कर रहे थे आपको लगा कि ये रिसोर्सेस बहुत बेस्ट है, इससे 100% सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन जब वास्तव में उस चीज़ को अप्लाई किया जाता है ना बिजनेस में, तब प्रॉब्लम, वास्तविक प्रॉब्लम पता चलता है एक बिजनेसमैन को, एक इंटरप्रेन्योर को, तो उसका भी एक थ्रेट रहता है, वो भी एक डिफ़िकल्टीज है। थ्रेट एंड चैलेंजेस, बिजनेसमैन को हर पल हर सेकंड कोई ना कोई चैलेंज देते रहता है। कंपटीटर नया नया प्रोडक्ट कर रहा है, आपको चैलेंज मिल रहा है, आपके कस्टमर्स को भगा सकता है। दूसरा, आपका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होते जा रहा है, गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन चेंज होते जा रहा है, मतलब एक तरह से सर पे पहाड़ है और हर चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
कौन सा किस समय कैसा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, वो आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल होगा या हेल्पफुल होगा, ये आपको डिसाइड करना है। मतलब सहायक होगा या आपको बर्बाद करने के लिए आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन, उसको भी ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद है वातावरण का विश्लेषण जब करते हैं, ये जब पूरा एनालाइज कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, तो उसका कुछ सीमा होता है। मतलब क्या है, कुछ लिमिटेशंस होता है सोचने समझने का। उसमें पहला लिमिटेशंस आता है, गारंटी नहीं है कि आप जो सोचें वो सही होगा। मतलब नो गारंटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपका सोच है, आप 10 का राय ले सकते हैं, 20 का राय ले सकते हैं, अपने दोस्तों का राय ले सकते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको इस्टेब्लिश भी कर लिए, लेकिन उसका क्या इफेक्ट होने वाला है वो वहाँ के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कस्टमर्स पे, कंपटीटर्स पे, ये सब पे डिपेंड करेगा। तो आपका गारंटी नहीं है सोचने का। दूसरा, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज भी हो सकता है। सपोज करो मैं एक ऐसा यूनिट बना लिया, एक ऐसा सोच बना लिया कि हवा में महल बनाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल में सोचने गए, पूरा चीज़ पता कर लिए कि हाँ ये चीज़ लगेगा, ये चीज़ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जब वास्तविकता रूप से गए तो क्या ये संभव है? अब एक एग्जाम्पल था ये, जैसे मान लीजिए आप फैशन, छोटा सा कटाफटा जीन्स तो दिखते हुए ट्रेडिशन है, क्यों तो हम लोग प्रीमियम जीन्स पहन रहे हैं। फाड़ के कौन सा प्रीमियम जीन्स पहन रहे हो यार, उससे अच्छा है कि दूसरा चीज़ पहनो। जिस चीज़ का दाम 100 रुपया नहीं होना चाहिए, उसको फाड़ने के बाद 1000 रुपया दाम हो जाता है। तो ये स्टाइल है, ये बिज़नेस का तरीका है, ये आपको मॉडिफाई किया जाता है, मोल्ड किया जाता है। मोल्ड मतलब आपको एकदम इस तरह से कॉन्सेप्ट में डाला जाता है कि ये एकदम ज़बरदस्त का स्टाइल है, आपका लुक चेंज हो जाएगा, कटहर हो जाएगा, जैसा दिखते हो वैसा ही रहोगे। ठीक है। नेक्स्ट वो है अनसर्टेन फ्यूचर। हम लोग बिजनेसमैन जो होता है ना, वो फ्यूचर का बेसिस पे बात करता है, प्रेजेंट कभी नहीं होता है, हर एक सेकेंड उसका फ्यूचर होता है। और बिज़नेस का इन्वायरमेंट कभी भी फिक्स नहीं होता है, सर्टेन नहीं होता है, हमेशा अनसर्टेन होता है। इसीलिए बिजनेसमैन हमेशा अपने सोच को आगे रखता है। तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। लॉकडाउन में ये दूसरा चैप्टर, ईपीएस का दूसरा वीडियो आया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा शेयर कीजिएगा। और मैं जिसके पास मान लीजिए कि मेरा स्टूडेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आप लोग क्या कीजिएगा, बुक रखिएगा, और जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो बुक में दिया हुआ है, क्योंकि मैं इसी बुक से कर रहा हूँ। आपका जो बुक है, इसके सिंह चलता है, उसी बुक से कर रहा हूँ। और इस बुक में आपका पूरा पॉइंट दिया हुआ है, उसी पॉइंट्स को मैं डिटेल में समझाता हूँ। 4-5 पॉइंट्स लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्चुअली ना बिहार बोर्ड में 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, और 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट फिक्स है, उससे ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए मैक्सिमम आपको 15 लाइन्स लिखना होता है। और इससे ज़्यादा बिहार में क्या बोले कि 5 लाइन्स के लिए 2-2 पेज लिख देता है, गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अब क्या बोलूँ मैं, नहीं करना चाहिए मतलब नहीं ये करना चाहिए, कंपटीशन का ज़माना है। आपसे पूछेगा आम, अब आम मीठा होता है, 50 रंग का होता है, कटहर होता है, ये सब नहीं बोलना जाता है। आम एक फल होता है जो गर्मी में मिलता है, मैक्सिमम लिखना है, लिख लीजिए। स्वाद में मीठा होता है, हमारे देश में बहुत रंग आम आते हैं। अब इसके बाद अब आराम में फलों का राजा आम होता है, ये लिखे, ठीक है चलिए। उसके बाद कहानी लिखने में, हमारे गांव में इतना आम आता है, इतना रुपए किलो होता है, ये आम का ये विशेषता है, वो आम का ये विशेषता है। 2 नंबर में पूछ रहा है तो 2 नंबर के लिए जवाब दो। फ्री में एडवाइस नहीं दिया जाता है, या फ्री में लिखना नहीं चाहिए, पेन का पैसा लगता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना चाहिए, उससे ज़्यादा जवाब देने वाला है। कभी कहीं किसी दुकान के पर जाते हो, मोबाइल के बारे में पूछते हो, तो 100 को मोबाइल के बारे में समझाने लगता है, तो क्या मन में आता है, अरे यार काल ही समझा रहा है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं उतने समझाओ ना। यही कॉमर्स है, यही कॉमर्स है। जितना समझा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही देना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आप लोग शेयर करते रहिएगा, दोस्तों को देते रहिएगा, कम से कम उनको हेल्प मिलेगा। फेसबुक पे तो मैं पोस्ट कर ही देता हूँ, तो वहाँ पे भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा।
क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो 10-15 मिनट का वीडियो बनाते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं, तो करीब एक वीडियो बनाने में 20-25 मिनट लगता है, जिसमें 14 मिनट का वीडियो होता है। 6-7 मिनट मेरा वर्किंग के ऊपर लगता है, जो शीट्स बनाते हैं जिसमें पूरा पॉइंट लिखा हुआ होता है। तो थोड़ा सा मेरा भी अच्छा लगेगा कि लाइक्स आएगा तो अच्छा लगता है कि हाँ किसी को पसंद आ रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा। और देखिएगा, इसका रिवीजन कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो ईपीएस का हम सारा एक एक वीडियो 14-15 मिनट का कर रहे हैं। हाँ, बीएसटी का जब हम सेकेंड चैप्टर का वीडियो बनाएंगे, तो जब सेकेंड चैप्टर 2-3 वीडियो में बनेगा, तो उसके बाद फिर वो तीनों वीडियो के बाद फिर एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा और सारा चीज़ होगा। ईपीएस में इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा होगा, तो हम एक एक यूनिट का बनाएंगे। इसमें एक्चुअली कि आपके पास 3 यूनिट में पढ़ना है, तो एक यूनिट जब ख़त्म होगा तो एक यूनिट का मैं वीवीआई वीडियो बना दूंगा, फिर दूसरा यूनिट ख़त्म होगा तो दूसरा यूनिट का, लेकिन अभी चैप्टर वाइज ही चलते रहेगा। तो बस बेस्ट ऑफ लक, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, लॉकडाउन में थोड़ा सावधान रहिएगा और थोड़ा सा सही में सावधान रहिएगा। इन्फेक्शंस बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है, लॉकडाउन खुल चुका है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अपना सेफ्टी, अपना फैमिली का सेफ्टी आपके हाथ में है। बाय।